हम क्लास 6 का एक नया चैप्टर जल, स्थल एवं वायु स्टार्ट करेंगे। आइए देख लेते हैं कि आज किन किन विषयों को और किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करें। तो सबसे पहला तो आपको बोर्ड में दिख रहा है वायुमंडल। जल, स्थल और वायु में सबसे पहला टॉपिक हम लोग वायु से शुरू करेंगे। तो वायुमंडल और वायुमंडल के स्तर। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वायुमंडल। एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा पहले पृथ्वी का। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के स्तर को ही वायुमंडल कहा जाता है, जो कि संपूर्ण पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसमें केवल वायु की ही मौजूदगी नहीं रहती है, उस वायु में गैसीय पदार्थ, जलवाष्प, धूल कण, ये सारे पदार्थ हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं। उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा की अगर बात करें तो सबसे अधिक गैस वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि 78% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, 21%। 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, और बाकी बचा 1% में आर्गन, नियन, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन जैसे गैसीय पदार्थ देखने को मिलते हैं। तो वायुमंडल क्या है? वह वायु का स्तर जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। आइए अब देखते हैं वायुमंडल के स्तर कौन कौन से हैं। मतलब इसी वायुमंडल को अलग अलग स्तरों में बांटा गया है, अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। तो अब अगले पेज में हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल के कौन कौन से स्तर। एक डायग्राम से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि वायुमंडल में कितने स्तर मौजूद हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मेसोस्फियर, चौथा है थर्मोस्फियर और पांचवा है एक्सोस्फियर। तो आइए एक एक करके इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला स्तर जो वायुमंडल में सबसे करीब स्थित है, उसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। इसकी औसतम ऊंचाई जो होती है वो है 13 किलोमीटर या उसके आसपास। यह वायुमंडल में होने वाली सभी प्रकार की मौसमीय घटनाएं, जैसे बादलों का बनना, बारिश का होना, ये सारी मौसमीय घटनाएं जो है इसी स्तर पर देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे तापमान घटता हुआ नजर आता है। उसे कहा जाता है ताप ह्रास दर या लैप्स रेट। 1 डिग्री सेल्सियस पर का तापमान 165 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद घट जाता है। उसके बाद जो दूसरा लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर की विशेषताएं क्या है? इसका विस्तार जो है वो करीबन 50 किलोमीटर के आसपास है। जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर की तरफ जाते हैं, तापमान जो है वो सम होता है। तापमान जो है वो ना ही अधिक बढ़ता है ना ही अधिक घटता है। इसी कारण से इस भाग का जो टेम्परेचर है वो समान रहता है, और इस भाग में किसी प्रकार की मौसमीय घटनाएं नहीं घटती हैं। इसी कारण से वायुयानों के चलने के लिए यह उपयुक्त लेयर है। स्ट्रेटोस्फियर की ऊपरी भाग की अगर बात करें तो इसके ऊपरी भाग में, इस भाग में ओजोन का एक परत पाया जाता है, जिसको ओजोन मंडल कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकता है, हार्मफुल रेस को रोकता है, और यह हमारे पृथ्वी के लिए काफी जरूरी लेयर है, ओजोन लेयर, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है, हानिकारक रेस को रोकता है। अब चलिए तीसरे लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है मेसोस्फियर। इसका विस्तार 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे हम मेसोस्फियर में अंदर घुसते हैं
तो यहाँ का तापमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मेसोस्फीयर में जितने भी उल्का पिंड है यहाँ के तापमान के बढ़ने के कारण वो उल्का पिंड जल जाते हैं और राख में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चौथे लेयर की, उसका नाम है थर्मोस्फीयर। अब इसका विस्तार जो है वो 80 किलोमीटर से करीबन 400 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। थर्मोस्फीयर मुख्य रूप से रेडियो तरंगों के प्रचार के लिए उपयोगी होता है। पृथ्वी से जो भी रेडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, वो दोबारा थर्मोस्फीयर में टकराकर वापस हमारे रेडियो सेट्स में आता है और उसी के माध्यम से हम रेडियो के प्रसारण को सुन सकते हैं। तो थर्मोस्फीयर की यह भूमिका है। अब सबसे ऊपरी लेयर जो है वो है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर की क्या खासियत है? यहाँ वायु की मात्रा जो है एकदम कम हो जाती है और केवल हल्के गैसेस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन इस तरह के गैसेस देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारे 5 परत जो कि वायुमंडल के ऊपरी भागों में देखने को मिलता है। पहला कौन सा था? ट्रोपोस्फियर, दूसरा था स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा था मेसोस्फियर, चौथा था थर्मोस्फियर और पांचवा था एक्सोस्फियर। तो आज हमने इनकी विशेषताओं के बारे में बात किया और वायुमंडल की परिभाषाओं के बारे में बात की। आशा करते हैं कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।